दोस्तों 5 जून 2015 आज पालम एयरपोर्ट पर कुछ ज्यादा ही हलचल थी क्योंकि आज ही के दिन भारत के पैरासफ के कमांडोज को कोंगो जाना था क्योंकि इन्हें वहां जाकर यूएन की पीस कीपिंग फोर्स का हिस्सा बनना था। यूएन पिछले कई सालों से लगातार कोंगो में सिविल वॉर रोकने का प्रयास कर रहा था और इसमें 1/4 ट्रूप्स भारत के थे। इसी दिन भारत के पैरासफ कमांडोज कोंगो के नॉर्थ किवू के लिए फ्लाइट पकड़ने वाले थे। अब भले ही कोंगो में मिनरल्स की कोई भी कमी नहीं है, पर फिर भी यहाँ की नदियां खून की तरह लाल थी। अभी सारे कमांडोज फ्लाइट पकड़ने वाले थे कि तभी असम के बेस से कॉल आती है और कॉल पर इन्हें बताया गया कि अब इनका डेस्टिनेशन कोंगो नहीं बल्कि मणिपुर है। अब कुछ देर पहले तक सभी कमांडोज हंस रहे थे, तो वही 2 मिनट बाद इनकी आंखें खून की तरह लाल हो चुकी थी। कॉल पर इन्हें बताया गया कि इस डोंगर रेजिमेंट के जवानों पर एक उग्रवादियों ने हमला किया है और इसमें 18 भारतीय जवान शहीद हो गए हैं। अब दोस्तों आखिर क्या हुआ था वहाँ और कैसे भारतीय सेना ने दुश्मनों को उन्हीं के घर में घुसकर मुंहतोड़ जवाब दिया, आइए जानते हैं। तो दोस्तों मेरा नाम है रोलिंग्स और चलिए शुरू करते हैं आज के इस बेहतरीन एपिसोड को। दोस्तों 4 जून 2015 सुबह 7:25 आज भारतीय जवानों का एक काफिला मणिपुर से नागालैंड के दीमापुर की तरफ निकलता है। अभी अपने सफर में थोड़ी देर आगे चले थे कि तभी उग्रवादियों का एक दस्ता इनके ऊपर हमला कर देता है। अब इससे पहले बाकी जवान कवर फायरिंग कर पाते, ये जितने भी उग्रवादी थे वो जंगलों में गायब हो गए। अब इस उग्रवादी हमले में 18 भारतीय जवान शहीद हो गए। अब यह हमला पिछले 15 सालों के इतिहास में सबसे भयानक हमलों में से एक था। इसके बाद पूरी स्टेट की सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर डाल दिया गया और जितने भी चेक पॉइंट थे उनके ऊपर भी नाकेबंदी कर दी गई। अब इसके बाद दिल्ली में एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई जिसमें कि प्लान बनाया गया कि आखिर कैसे उग्रवादियों से इस अपराध का बदला लिया जाए। अब इंटेलिजेंस से पता चला कि जितने भी उग्रवादी थे वो म्यांमार के बॉर्डर से भारत में आए थे और ये इलाका घने जंगलों से भरा पड़ा है और यहाँ पर किसी भी प्रकार का मिशन करना कोई मजाक की बात नहीं है। अब आम सैनिकों और जनता के बीच में भी काफी ज्यादा गुस्सा भरा पड़ा था कि कैसे कुछ मुट्ठी भर उग्रवादियों ने भारत की सरजमी पर हड़कंप मचा दिया जिसमें 18 भारतीय जवान शहीद हो गए। अब जवाबी हमले की कार्रवाई शुरू कर दी गई और इसके लिए सबसे बेहतरीन जवानों को चुना गया ताकि मिशन में कोई भी चूक न हो। उसी शाम को पैरासफ के गुप्तचर हरकत में आती है और उग्रवादियों के हर एक अड्डे की इन्फॉर्मेशन निकालते हैं कि कौन कौन उग्रवादी कहाँ कहाँ छिपा हुआ है। अब यह भी पता चल गया है कि यह हमला नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड यानी कि एनएससीएन खापलान का है। यह उग्रवादी हद से ज्यादा ट्रेंड होते हैं और ये गुरिल्ला वॉरफेयर में एक्सपर्ट है। जब ये उग्रवादी अपनी वर्दी पहनकर चलते हैं तो ऐसा लगता है मानो कोई सैनिक चल रहा है और इनका हमला हद से ज्यादा खतरनाक होता है। इनका मेन वेपन है आईईडी यानी कि घरेलू लैंडमाइन, जिसे कि डिटेक्ट कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। ये मारो और भागो की नीति पर काम करते हैं और ये चूहे बिल्ली के खेल जैसा है। अभी जितने भी उग्रवादी थे वो आसपास रहने वाले लोगों से हफ्ता वसूलते थे और उसी पैसे का इस्तेमाल हथियार खरीदने में करते, जिसके बाद ये भारतीय सेना पर हमला करते। अब पिछले 3 महीनों में इन्होंने लगभग 50 करोड़ की एक्सटॉर्शन मनी इकट्ठा कर ली थी, जो कि काफी बड़ी अमाउंट है, जिससे इन्होंने काफी सारे एडवांस हथियार खरीद लिए थे। अब शाम होते होते इनकी सारी इन्फॉर्मेशन भारतीय सेना के सामने थी कि कौन कौन कहाँ छिपा हुआ है और इनके कैंप कहाँ है। अब भारतीय सेना ने एक कैंप को फाइनलाइज किया जो कि मणिपुर और म्यांमार के बॉर्डर पर था, जो कि लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ था। अब यहाँ पर मिशन करना कोई मजाक की बात नहीं थी क्योंकि एक तो यहाँ पर 250 मिलिटेंट्स की सख्त घेराबंदी थी और दूसरा यहाँ पर जंगल भी उनकी मदद कर रहा था। अब इसी कैंप को चुनने का सबसे बड़ा कारण ये था क्योंकि एक तो यहाँ पर काफी सारे आतंकवादी मौजूद थे और दूसरा ये उनका गढ़ था जहाँ से वो सारे काम ऑपरेट करते थे। अब 4 जून की शाम को भारतीय सेना को खबर मिलती है कि जितने भी उग्रवादी है वो एक नए और घातक हमले की तैयारी कर रही है। अब भारतीय सेना ने सोचा कि इससे पहले वो हम पर हमला करे, हम उन्हें निपटा देंगे और यहाँ पर इस मिशन का नाम दिया गया ऑपरेशन सनराइज। अब इसके बाद इम्फाल में एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई जाती है जिसमें कि मिशन की तैयारियां शुरू कर दी जाती है ताकि उग्रवादियों को सबक सिखाया जा सके। मिशन था 24 घंटे के भीतर 50 किलोमीटर अंदर जाकर एनएसएन खापलान के कैंप को नेस्तनाबूद करना। अब जवानों के पास केवल 90 घंटे बचे थे क्योंकि 9 जून को फाइनल अटैक करना था। अब यहाँ पर पूरे ट्रूप्स मौजूद नहीं थे तो कोंगो जाने वाले ट्रूप्स को वापस मणिपुर बुला लिया जाता है। अब सबसे पहले वहाँ पर लैंड करते उनसे मोबाइल फोन ले लिए गए ताकि किसी को भी मिशन के बारे में कानो कान भनक ना लगे। अब जनरल विपिन रावत जानते थे कि स्पेशल फोर्स को डायरेक्ट वहाँ पर भेजना रिस्की हो सकता है, तो इसलिए उन्हें बिहार रेजिमेंट के सैनिकों की तरह वहाँ पर पैदल जाना था।
जवानों को बिना किसी मिलिटेंट की नजर में आए इंडियन आर्मी की लास्ट टेरिटरी तक जाना था। अब नागा इस पर पहुंचने के बाद हर एक भारतीय जवान को आगे पैदल ही जाना था और टारगेट उनसे 50 किलोमीटर दूर था। हर एक भारतीय जवान ने अपने कंधों पर 35 किलो का जंगी सामान उठाया हुआ था, जिसमें कार्ल गुस्ताव 84 mm कलाशनिकोव मशीन गन, टार 21 असोल्ट राइफल, 7.62 स्नाइपर राइफल, AK-47 M4A1 और काफी सारे रॉकेट लॉन्चर शामिल थे। अब ये पूरा सफर घने जंगलों के बीच से था ताकि किसी को भी इनके बारे में कोई भी भनक ना लग सके। अब यहाँ पर जंगली कीड़े मकोड़ों के अलावा सबसे बड़ा खतरा उमस का होता है, जो कि किसी भी जवान की पूरी शक्ति को निचोड़ लेती है। अब यहाँ पर जितने भी भारतीय जवान थे अब अपने आखिरी गांव को पार कर चुके थे और सामने का पूरा इलाका दुश्मनों से भरा हुआ है। अब भारतीय सेना को नहीं पता था कि सामने कौन दुश्मन है और कौन दुश्मन का खबरी। अब ये जो 16 किलोमीटर का एरिया है, यहाँ पर दोनों देशों के सिविलियन आ जा सकते हैं, इसलिए भारतीय सेना के जवान यहाँ पर काफी ज्यादा कॉन्शियस थे, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि कौन दुश्मन हो सकता है। अब इसके बाद जितने भारतीय जवान थे उन्होंने अपना रेडियो बंद कर लिया ताकि कोई भी इनकी रेडियो फ्रिक्वेंसी को कैच न कर सके। अब जनरल बिपिन रावत पिछले 1.5 घंटों से उनके साथ बजट टोन की मदद से जुड़े हुए थे, यानी कि हर एक 1.5 घंटे के बाद भारतीय जवान बजट टोन बजा देते, जिससे कि बिपिन रावत को पता चल जाता कि जितने भारतीय जवान है वो सारे सेफ हैं। अब लगभग रात हो चुकी थी और इनकी विजिबिलिटी 5 मीटर से ज्यादा नहीं थी, पर भारत माँ के जवान अब वापस नहीं मुड़ सकते थे, क्योंकि इनके पास केवल एक ही ऑप्शन था, दुश्मनों का खात्मा। अब थोड़ी देर आगे बढ़ने के बाद जवानों को कुछ हलचल सुनाई देती है। उन्हें लगा कि मानो कोई इनकी तरफ आ रहा है। अब जवानों को लगा कि शायद दुश्मनों को उनके बारे में पता चल चुका है और इनका मिशन यहाँ पर पूरी तरह से फैल चुका है, पर नहीं। उन्हें ध्यान से देखा तो पता चला ये सारे स्थानीय शिकारी है जो यहाँ पर शिकार करने आए थे ताकि अपने परिवार का पेट पाल सके। अब यहाँ पर जितने भी भारतीय जवान थे वो उनको अकेला नहीं छोड़ सकते थे, क्योंकि हो सकता है कि इनमें से कोई दुश्मन का मुखबिर हो और हो सकता है जिससे इनका पूरा मिशन फेल हो जाए। अब यहाँ पर भारतीय सेना ने इनका यूज एज अ गाइड किया ताकि इनको मिशन में आगे कोई भी दिक्कत ना हो, पर हिल के टॉप पर पहुंचने के बाद इन सारे शिकारियों ने आगे बढ़ने से मना कर दिया। इन्होंने कहा कि आप बेशक हमें गोली मार दो, पर हम इससे आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर मिलिटेंट्स को पता चल गया कि हमने आपकी मदद करी है तो हमारे पूरे परिवार को गोली मार देंगे। अब हमला करने में केवल 21 घंटों का वक्त बचा था और रिकॉन टीम अभी भी इनका पता लगा रही थी। सुबह दोबारा से इन्फॉर्मेशन को दोहराया जाता है ताकि मिशन में कोई भी चूक ना हो। 3 टीमें बनाएगी, टीम 1 और टीम 2 को नॉर्थ और साउथ से अटैक करना था और जो थर्ड टीम थी वो सामने से अटैक करेगी ताकि जल्दी से जल्दी इनको निपटाया जा सके। अब अचानक से उन्हें गोलीबारी की आवाज सुनाई देती है, पर यह कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि उनकी डेली प्रैक्टिस है ताकि जंगल में उनका दबदबा कायम रहे। अब भारतीय सेना को लग रहा था कि इनको प्लान की धज्जियां उड़ रही है, क्योंकि सुबह के 3 बज चुके थे और अभी तक भी गोलीबारी नहीं रुकी, लेकिन हमले का प्लान रात के 12 बजे का था। अब अचानक से गोलीबारी रुक जाती है और भारतीय सेना तेजी से अपने मिशन की तरफ निकल पड़ती है। अब थोड़ी देर आगे चलने के बाद उन्हें एक बहुत बड़ा गेट दिखाई देता है, जो कि दुश्मनों के कैंप का था और भारतीय सेना अब दुश्मनों के कैंप के सामने खड़ी थी। अब एक एक करके भारतीय जवान अंदर घुसना शुरू करते हैं। पहली गोली चली और दुश्मनों के जितने भी पहरेदार थे उन सभी को ढेर कर दिया गया। भारतीय सेना अंदर घुसती है और अपनी अपनी पोजीशन ले लेती है और जितने भी उग्रवादी थे उनकी बंदूक के सामने थी। अब भारतीय सेना देखती है कि जितने भी उग्रवादी वो खाना खा रहे हैं और इनका खाने खाने का टाइम था, क्योंकि दिन में 2 ही बार खाना खाते हैं, सुबह 5 बजे और दोपहर को 3 बजे। पर इनको ये पता नहीं था कि इनका लास्ट मील होने वाला है, क्योंकि उनके पीछे काल खड़ा है जो कि थी भारतीय सेना। अब अचानक से भारतीय सेना ने अपनी फायरिंग ओपन कर दी और ये जितने भी उग्रवादी थे इन सभी को पता ही नहीं चला आखिर सब क्या हो रहा है। ये जितने भी उग्रवादी जो सरकटे मुड़ गए थे इधर उधर भाग रहे थे ताकि अपनी जान बचा सके, पर ये सब पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि भारतीय सेना इतनी ज्यादा प्री प्लान होकर आई थी कि जितने भी उग्रवादी थे उनको कोई मौका ही नहीं मिला। जब तक इन्होंने अपनी पहली गोली चलाई तब तक काफी देर हो चुकी थी और शुरुआती 25 मिनटों के अंदर इन्होंने कोई भी गोली फायर नहीं करी। भारतीय सेना ने लगभग आधे से ज्यादा उग्रवादियों को यहीं पर ढेर कर दिया और इनके कैंप को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया। अब दोस्तों, इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर बंकर नहीं होने चाहिए थी, पर यह खबर गलत निकली, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे बंकर बने हुए थे जिसमें जितने भी उग्रवादी थे वो छिपकर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। पर भारतीय सेना के पास इसका भी तोड़ था, क्योंकि भारतीय सेना ने इन्हीं बंकरों के अंदर ग्रेनेड फेंकना शुरू कर दिया और जितने भी उग्रवादी थे इन्हीं बंकरों के अंदर मारे गए। अब भारतीय सेना ने वापस जाने का निर्णय लिया, क्योंकि हो सकता है कि कोई दूसरी उग्रवादी टीम इनकी मदद के लिए आ जाए। तो भारतीय सेना चाहती थी कि जल्दी से जल्दी यहाँ से सेफली निकल जाए। अब दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि 45 मिनटों तक इस ऑपरेशन में 15,000 राउंड्स गोलियां, 150 ग्रेनेड्स और लगभग 12 रॉकेट लॉन्चर यूज किए गए और इसमें किसी भी भारतीय सेना को एक खरोच तक नहीं आई। अब इसके बाद जितने भारतीय जवान थे वो वापस निकलना शुरू कर देते हैं। अब दूसरी तरफ बात करी जाए जनरल बिपिन रावत की और बाकी बड़े ऑफिसर्स की, तो वो काफी ज्यादा डरे हुए थे, क्योंकि किसी को भी पिछले 2 घंटों से कोई भी बजट टोन सुनाई नहीं दी थी। सभी को लग रहा था कि क्या दुश्मनों को उनके बारे में पता लग गया, क्या भारतीय जवान शहीद तो नहीं हो गए या फिर मिशन फेल तो नहीं हो गया। पर इसका जवाब किसी के पास भी नहीं था, क्योंकि ना तो उन्हें कोई बजट टोन सुनाई दिया था और ना ही कोई और मैसेज। अब जब भारतीय सेना जब वापस निकलना शुरू कर देती है तो 7 से 8 मिलिटेंट्स उनको दोबारा रोकने की कोशिश करते हैं, पर जब 250 से ज्यादा मिलिटेंट्स उनका कुछ नहीं उखाड़ पाए
तो इनका क्या ही कर लेती है और भारतीय सेना इन्हें भी ठिकाने लगा देती है। अब भारतीय सेना उनके कैंप से काफी ज्यादा दूर आ चुकी थी और वो अपना रेडियो ऑन करते हैं और जहाँ पर वो जनरल बिपिन रावत के पास एक बजर टोन भेजती है, जिससे कि सभी को पता चल जाता है कि भारतीय सेना ने अपने मिशन को पूरा कर लिया है। Early this morning, the Indian Army engaged two separate groups of militants along the Indo-Myanmar border at two different locations along the Nagaland and Manipur border. यहाँ पर ऑपरेशन सनराइज मिशन पूरा हो चुका था और जितने भी उग्रवादी थे उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। अब यह खबर पूरी दिमाग की तरफ फैल गई कि कैसे भारतीय सेना ने दुश्मनों को उनके घर में घुसे मुंहतोड़ जवाब दिया और उनके मौत का घाट उतार दिया। अब दोस्तों आपके इस मिशन के बारे में क्या राय है और क्या भारतीय जवानों ने जो किया उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अब दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज में आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।